नमस्कार दोस्तों। ये एनसीईआरटी के कक्षा 12 के हिस्ट्री के पहले पार्ट के क्वेश्चन में आंसर है। तो चलिए मिलकर अध्ययन करते हैं। शानदार है। ईंट, मनके तथा अस्थियाँ। हड़प्पा के संदर्भ में संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरातत्वविदों ने निम्नलिखित में से किन विशेषताओं के आधार पर किया है? वस्तुओं की विशिष्ट शैली, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र से संबद्धता, विशेष कालखंड से संबंध होना। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ठीक है ना। क्वेश्चन है, हड़प्पा के संदर्भ में संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरातत्वविदों ने निम्नलिखित में से किन विशेषताओं के आधार पर किया है? वस्तुओं की विशिष्ट शैली, यहाँ पर एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र से संबद्धता, विशेष कालखंड से संबद्ध होना। संस्कृति की बात आ रही है। जब तीनों ही कर देते हैं, 1 2 3 है, सही है। व्याख्या। उपयुक्त तीनों ही विशेषताएं पुरातत्वविदों द्वारा हड़प्पा के लिए संस्कृति शब्द के प्रयोग का आधार है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध होते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में मोहरें, मनके, बाट, पत्थर के फलक तथा पकी हुई ईंटें संस्कृति का बताते हैं। दोबारा से देख लेते हैं। उपयुक्त तीनों ही विशेषताएं पुरातत्वविदों द्वारा हड़प्पा के लिए संस्कृति शब्द के प्रयोग का आधार है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं। पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध होते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में मुहरें, मनके, बाँट, पत्थर के फलक तथा पकी हुई ईंटें संस्कृति का अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा के काल निर्धारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति पर सामान्यतः पुरातत्वविद सहमत है? इसको तो बता दूंगा मैं। 2600 से 1900 होना चाहिए इसमें, 2700 से, है ना, भी है। व्याख्या। हड़प्पा काल का निर्धारण पुरातत्वविदों द्वारा 2600 से 1900 ईसा पूर्व के मध्य किया गया है। उल्लेखनीय कि इस क्षेत्र में सभ्यता से पहले और बाद में संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी जिन्हें क्रमशः आरंभिक तथा परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति के विस्तार के संदर्भ में चोलिस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया गया है? चोलिस्तान थार रेगिस्तान तथा गुजरात के कुछ क्षेत्र, थार रेगिस्तान से लगभग पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र, जम्मू कश्मीर के हड़प्पा स्थल, सिंध क्षेत्र से प्राप्त हड़प्पा स्थल। चोलिस्तान 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 जब जम्मू कश्मीर के हड़प्पा स्थल। कन्फर्म नहीं हूँ, चल सी करता हूँ मैं, गलत है। थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र। व्याख्या। थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र। हड़प्पा संस्कृति में चोलिस्तान शब्द का प्रयोग थार रेगिस्तान से लगे हुए पाकिस्तान के रेगिस्तानी क्षेत्र के लिए किया गया है। इसकी गिनती आरंभिक तथा विकसित हड़प्पा संस्कृतियों में की जाती है। यहाँ से 239 बस्तियाँ प्राप्त हुई है। इसकी गिनती आरंभिक तथा विकसित हड़प्पा संस्कृति में की जाती है। यहाँ से 239 बस्तियाँ प्राप्त हुई है। हड़प्पा संस्कृति में चोलिस्तान शब्द का प्रयोग थार रेगिस्तान से लगे पाकिस्तान के रेगिस्तान क्षेत्र के लिए किया गया है। इसकी गिनती आरंभिक तथा विकसित हड़प्पा संस्कृति में की जाती है। यहाँ से 239 बस्तियाँ प्राप्त हुई है। कितनी? 239। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा संस्कृति में बाजरे के दाने गुजरात के हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा निवासी भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर पालते थे।
भेड़, बकरी, भैंस, तो ये दो तो सही है। और बाजरे के दाने की बात आ रही है तो चलिए 1 और 2 कर देता हूँ ना, सही है। व्याख्या: हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल है। गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल है। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से मिले हैं, अतः कथन एक सही है। दोबारा देख लें भाई, ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन इस वजह से इम्पोर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी का जो पार्ट है उसमें से लिए गए हैं। तो अपन को जो एनसीईआरटी के जो पार्ट हैं या जो वो पुस्तक है उनमें से चाहे कितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उन सभी को देखना है क्योंकि वहाँ से ही क्वेश्चन आएगा। व्याख्या: हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल है। क्या क्या शामिल है? गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल है। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से मिले हैं, एक सही है। हड़प्पा स्थलों से प्राप्त जानवरों की हड्डियों में मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर की हड्डियाँ शामिल है। पुरा प्राणी वैज्ञानिकों अथवा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलते हैं कि ये सभी जानवर पालतू थे, अतः तो सही है। उल्लेखनीय है कि जंगली प्रजाति के जानवरों जैसे कि हिरन, बड़ा सूअर तथा घड़ियाल की हड्डियाँ भी मिली है, परंतु अभी तक ये नहीं कहा जा सकता कि हड़प्पा निवासी स्वयं इनका शिकार करते थे अथवा अन्य आर्किटेक्ट समुदाय से इनका मांस प्राप्त करते थे। हिरन, सूअर तथा घड़ियाल की हड्डियाँ भी मिली है। आगे चलते हैं। स्वयं का शिकार करते थे अथवा अन्य आर्किटेक्ट समुदाय से इनका मांस प्राप्त करते थे। हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहरों पर बरसब का रेखांकन तथा प्राप्त मरण मूर्तियों से पता चलता है कि हड़प्पा निवासी खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग करते थे, सही है। लोथल से मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप की प्राप्ति हुई है। लोथल से हल मिलाए बनावली से। पुरातत्वविदों को कालीबंगा से जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जब 1 और 3 तो सही है, जब 1 और 3 ही करते हैं ना, सही है। व्याख्या: हड़प्पाई मोहरों तथा मरण मूर्तियों से इसके पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पावासी बरसब से परिचित थे। पुरातत्वविद भी ये मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता रहा होगा, अतः कथन एक सही है। मिट्टी के बने हल्के प्रतिरों की प्राप्ति बनावली तथा चोलिस्तान के कई क्षेत्रों से हुई है, अतः कथन तो गलत है ले बनावली, है ना, ले बनावली। पुरातत्वविदों को कालीबंगन राजस्थान से जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं जो हड़प्पा के आरंभिक स्तर से संबंध है। इस खेत में हल रेखाओं के 2 समूह एक दूसरे को काटते मिले हैं, जो दर्शाता है कि एक साथ 2 अलग अलग फलकें भी उगाई जाती थी, अतः कथन 3 सही है। जो हड़प्पा के आरंभिक स्तर से संबंध है। इस खेत में हल रेखाओं के 2 समूह एक दूसरे को काटते हुए मिलते हैं, जो दर्शाता है कि एक साथ 2 अलग अलग फसलें भी उगाई जाती थी, अतः कथन 3 सही है। गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति किस हड़प्पा स्थल की सूचक है? गणेश्वर और जोधपुरा संस्कृति सीकर गणेश्वर खेतड़ी, लोथल नहीं है, हाँ खेतड़ी है, खेतड़ी। व्याख्या: हड़प्पावासियों ने कच्चा माल प्राप्त करने हेतु तांबे के लिए खेतड़ी तथा सोने के लिए दक्षिण भारत से संपर्क स्थापित किया। इन स्थानों से मिलने वाली हड़प्पाई वस्तुओं ऐसे संपर्कों की सूचक है। खेतड़ी क्षेत्र से मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया। गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया। इस संस्कृति के मृद भांड हड़प्पा से भिन्न है तथा ऐसा संभव है कि इस क्षेत्र के निवासी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा भेजते थे। दोबारा से देख लें। हड़प्पा वासियों ने कच्चा माल प्राप्त करने हेतु तांबे के लिए खेतड़ी तथा सोने के लिए दक्षिण भारत से संपर्क स्थापित किया तथा इन स्थानों से मिलने वाली हड़प्पाई वस्तुएं ऐसे संपर्कों की सूचक है। खेतड़ी क्षेत्र से मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर
जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया। इस संस्कृति की मृदुभावन हड़प्पा से भिन्न है तथा ऐसा संभव है कि इस क्षेत्र के निवासी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा भेजते थे। ऐसा संभव है इस क्षेत्र के निवासी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा भेजते थे। यह सबसे पहले खोजा गया हड़प्पा स्थल है। इसमें बस्ती 2 भागों में विभाजित है। एक भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया तथा दूसरा भाग अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया। ये तो सही है ना। इसमें भवन निर्माण का कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित किया गया, जो नियोजन का बेहतरीन उदाहरण है। उपयुक्त विशेषताएं हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से संबंधित है? ये सबसे पहले जब मोहनजोदड़ो है ना, हम मोहनजोदड़ो कर देते हैं, सही है। उपयुक्त विशेषताएं मोहनजोदड़ो की हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं शहरी केंद्रों का विकास था। शहरी केंद्रों का विकास था। मोहनजोदड़ो सबसे पहले खोजा गया हड़प्पा स्थल है। मोहनजोदड़ो बड़ा नाम तो सबसे पहले। इसमें बस्ती 2 भागों में विभाजित है। एक भाग ऊंचा किंतु छोटा तथा दूसरा भाग नीचे किंतु बड़ा बनाया गया है। इन्हें क्रमशः दुर्ग तथा निचले नगर में विभाजित किया गया है। छोटा लेकिन ऊंचे को दुर्ग और बड़ा लेकिन निचले को नगर में विभाजित किया गया है। इसमें एक बार चबूतरे को यथास्थान पर बनाने के बाद शहर के भवनों का निर्माण एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित किया गया तथा भवन निर्माण में भट्टी में पकाई गई एक निश्चित अनुपात 4:2 की ईंटों का प्रयोग बृहत स्तर पर किया गया। 4:2 4/2 की, जो नियोजन का सबसे प्रमुख उदाहरण है। ठीक है ना। 4/2 की ईंटों का प्रयोग बृहत स्तर पर किया गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पाई शहरों में सड़कों तथा गलियों का निर्माण ग्रिड पैटर्न पर किया गया है। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों का उदाहरण प्रस्तुत करता है। हड़प्पाई भवनों की मुख्य विशेषता यह थी कि मुख्य द्वार के भवन के आंतरिक भाग आंगन का सीधा अवलोकन किया जा सकता था। ठीक है। हड़प्पाई शहरों में सड़कों तथा गलियों का निर्माण ग्रिड पैटर्न पर किया गया, ये सही है। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों का उदाहरण प्रस्तुत करता है, ये भी सही है। हड़प्पाई भवनों की मुख्य विशेषता यह थी कि मुख्य द्वार से भवन के आंतरिक भाग आंगन का सीधा अवलोकन किया जा सकता है, ये सही है। जब 1 2 3 तो है नहीं है भाई। जब 3 को हटाते 1 2 करते हैं, 1 2 है क्या? निचला शहर सड़कों और गलियों, जब 1 2 कर दें चले, 1 कर दो, सही है। हड़प्पाई शहरों में सड़कों तथा गलियों को ग्रिड पैटर्न पर बनाया गया था, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अतः कथन एक सही है। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों का उदाहरण प्रस्तुत करता है। इनमें से कई एक आंगन केंद्रित भवन थे, जिनके चारों ओर कमरे बने थे। अतः कथन 2 सही है। 1 मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों का उदाहरण प्रस्तुत करता है। इनमें से कई एक आंगन केंद्रित भवन थे। इनमें से कई एक आंगन केंद्रित भवन थे, जिनके चारों ओर कमरे बने थे। अतः 2 सही है। हड़प्पावासी एकांतता को बहुत महत्व देते थे, जो उनकी भवन निर्माण पद्धति में से भी परिलक्षित होता है। यह भूमि तल पर बनी दीवारें खिड़कियाँ नहीं मिलती। यहाँ भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियाँ नहीं मिलती। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं किया जा सकता था। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? ईंटों को जोड़ने के लिए जिप्सम के गारे का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा स्थल से मिले समाधान सामाजिक भिन्नताओं की ओर संकेत करते हैं।
समाधानों के साथ विभिन्न आभूषणों की प्राप्ति इस बात का संकेत है कि हड़प्पावासी पारलौकिक जीवन पर विश्वास करते हैं। जब देख बी और सी तो सही है। हड़प्पावासी मृतकों के साथ अधिकाधिक बहुमूल्य वस्तु दफनाने में विश्वास करते थे। ये नहीं लग रहा है भाई, गलत है। ये है ईंटों को जोड़ने के लिए जिप्सम की गाड़ी का प्रयोग किया जाता था। ठीक है। हड़प्पा स्थलों से मिले समाधान सामाजिक भिन्नताओं की ओर भी संकेत करते हैं। समाधानों के साथ विभिन्न आभूषण की प्राप्ति इस बात का संकेत है कि हड़प्पावासी पारलौकिक जीवन पर विश्वास करते थे। हड़प्पावासी मृतकों के साथ ये नहीं है ना, व्याख्या देखते हैं। यद्यपि हड़प्पावासी समाधानों में आभूषण तथा अन्य प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं को दफनाने के संकेत मिलते हैं, परंतु समकालीन मिस्र की सभ्यता के सापेक्ष स्वतंत्र रूप से भी देखें तो हड़प्पा के लोग मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुओं को दफनाने में विश्वास नहीं करते थे। मिस्र की सभ्यता के सापेक्ष स्वतंत्र रूप से भी देखें तो ठीक है। अतः कथन डी असत्य है तथा अन्य सभी कथन सत्य हैं। आगे चलते हैं। फेयंस का संबंध निम्न में किससे? ये क्वेश्चन आ चुका है। फेयंस बालू तथा रंग पर चिपचिपे पदार्थ से बनाया गया मिश्रण, यही है फेयंस। घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ के छोटे पात्र हड़प्पाई समाज में सामाजिक विलासिता की वस्तु मानी जाती रही होगी, क्योंकि संभवतः ये कीमती थे, इन्हें बनाना कठिन था। उल्लेखनीय कि महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में केंद्रित मिलती है। संभवतः सोना भी आज की तरह कीमती व दुर्लभ था। हड़प्पा स्थलों से मिले सभी स्वर्णाभूषण संचयों से मिले थे। फेयंस घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ के छोटे पात्र हड़प्पाई समाज में सामाजिक विलासिता की वस्तु मानी जाती रही होगी, क्योंकि संभवतः ये कीमती थे, इन्हें बनाना कठिन था। उल्लेखनीय है कि महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में केंद्रित मिलती है। संभवतः सोना भी आज की तरह कीमती व दुर्लभ था। हड़प्पा स्थलों से मिले सभी स्वर्णाभूषण संचियों से मिले थे। ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यताओं में शिल्प उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्निलियन लाल रंग का पत्थर था जिसका प्रयोग मनकों के निर्माण में किया जाता था, सही है। हड़प्पा स्थल चन्नू दड़ो स्थित शिल्प उत्पादन से संबंध था। शैलखड़ी का प्रयोग मनके तथा मोहर बनाने के लिए किया जाता था, ये तो सही है ना। हड़प्पा स्थल चन्नू दड़ो शिल्प उत्पादन से संबंध था। चन्नू दड़ो शिल्प उत्पादन, ये सही है। तीनों सही, 1 2 3 करते हैं ना, सही है। उपयुक्त तीनों कथन सही हैं। कार्नियल लाल रंग का पत्थर था जिसका प्रयोग मनकों के निर्माण में किया जाता था। इसके अतिरिक्त जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा शैलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसी धातुएं तथा शंख, फेयंस और पक्की मिट्टी सभी का प्रयोग मनके बनाने के लिए होता था। चन्नू दड़ो पाकिस्तान शिल्प उत्पादन में संलग्न हड़प्पाई स्थल था। दोबारा देख लेते हैं। कार्निलियन लाल रंग का पत्थर था जिसका प्रयोग मनकों के निर्माण में किया जाता था। इसके अतिरिक्त जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा शैलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसी धातुएं तथा शंख, फेयंस। 1 मिनट। कार्निलियन लाल रंग का पत्थर था जिसका प्रयोग मनकों के निर्माण में किया जाता था। इसके अतिरिक्त जैस्पर, स्फटिक
जिस पर स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सीलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसी धातुएं तथा शंख, फ्योंस और पक्की मिट्टी सभी प्रयोग मन के बनाने के लिए होता था। चन्नूदड़ो पाकिस्तान शिल्प उत्पादन में संलग्न हड़प्पाई स्थल था। चन्नूदड़ो पाकिस्तान शिल्प उत्पादन में संलग्न हड़प्पाई स्थल था। चन्नूदड़ो पाकिस्तान शिल्प उत्पादन में संलग्न हड़प्पाई स्थल था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शंख निर्मित वस्तुओं तथा पिचकारी वस्तुओं के निर्माण के प्रमुख केंद्र थे? शंख निर्मित वस्तुओं तथा पिचकारी वस्तुओं के निर्माण के प्रमुख केंद्र थे। जब मुंडी, काक तथा मालवाड़, भाई शंख निर्मित की बात आ रही है। राखी गढ़ी तथा कालीबंगा, ये करता हूँ ना, देखी जाएगी होगी जय, गलत है यार। नागेश्वर तथा बालाकोट, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र शंख निर्मित वस्तुओं तथा पिचकारी वस्तुओं के निर्माण के प्रमुख केंद्र थे? इनमें से कौन से क्षेत्र शंख निर्मित वस्तुओं तथा पिचकारी वस्तुओं के निर्माण के प्रमुख केंद्र थे? नागेश्वर तथा बालाकोट। व्याख्या देखते हैं। नागेश्वर गुजरात तथा बालाकोट पाकिस्तान। नागेश्वर गुजरात तथा बालाकोट पाकिस्तान समुद्री बस्तियां थी। ये शंख से बनी वस्तुओं जिनमें चूड़ियाँ, करछियाँ तथा पिचकारी की वस्तुएं सम्मिलित है के निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे। यहाँ से माल दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता था। नागेश्वर कहाँ है भाई? गुजरात में है नागेश्वर। नागेश्वर गुजरात तथा बालाकोट पाकिस्तान। नागेश्वर गुजरात में है, बालाकोट पाकिस्तान समुद्री बस्तियां थी। ये शंख से बनी वस्तुओं जिनमें चूड़ियाँ, करछियाँ, पिचकारी की वस्तुएं सम्मिलित है के निर्माण के विशिष्ट केंद्र। यहाँ से माल दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता था। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान में सहायक है? शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान में सहायक है। जब देख प्रस्तर पिंड, पूरे शंख तथा तांबा अयस्क, अपूर्ण वस्तुएं, कूड़ा करकट। कूड़ा करकट तो है नहीं है ना? कौन सी वस्तुएं शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान में सहायक है? शिल्प उत्पादन की बात आ रही है। पूरे शंख तथा तांबा अयस्क, अपूर्ण वस्तुएं, प्रस्तर पिंड। जब देख ये तीन तो है, जब ये है नहीं है, और कूड़ा करकट, पूरे शंख तथा तांबा अयस्क, प्रस्तर पिंड, डी कर दें क्या? हैं? 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4, नहीं 3 तो सभी में ही है, 3 तो सभी में ही है, तो ये नहीं है, यहाँ तो ये है, या ये है। चल डी करते हैं, सही है। शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान के लिए पुरातत्वविद सामान्य प्रस्तर पिंड, पूरे शंख तथा तांबा अयस्क जैसा कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया माल तथा कूड़ा करकट को आधार मानते हैं। दोबारा से शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान के लिए पुरातत्वविद सामान्यतः प्रस्तर पिंड है ना, प्रस्तर यानी पत्थर पिंड, पूरे शंख तथा तांबा अयस्क जैसा कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया माल तथा कूड़ा करकट को आधार मानते हैं। उपयुक्त आधारों पर ही हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को भी शिल्प उत्पादन का केंद्र माना गया है।
निम्न में से किस स्थल को मेसोपोटामिया के लेखों में मगान कहा गया है? मगान किस स्थल को मेसोपोटामिया के लेखों में मगान? पता नहीं भाई, देख बात बताऊँ तो को मगान दिलमून चल भी करते हैं। ओमान है, ओमान ही कर रहा था यार मैं, लेकिन भाई मैगान है, ओमान है, मैगान है, ओमान है। व्याख्या। मेसोपोटामिया के लेखों में मगान, जो संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था, नामक क्षेत्र से तांबे के आगमन के साक्ष्य मिलते हैं। उल्लेखनीय कि हाल ही में हुई पुरातात्विक खोजें संकेत करती है कि तांबा संभवतः अरब के दक्षिण पश्चिमी छोर स्थित ओमान से भी लाया जाता था। संकेत करती है कि तांबा संभवतः अरब के दक्षिण पश्चिमी छोर पर स्थित ओमान से भी लाया जाता था। रासायनिक विश्लेषण भी दर्शाते हैं कि ओमानी तांबे तथा हड़प्पाई पुरावस्तु दोनों में निकिल के अंश मिले हैं। इसके अतिरिक्त ओमान से एक हड़प्पाई मर्तबान की प्राप्ति हुई है, जिसके ऊपर काली मिट्टी की मोटी परत चढ़ाई गई है। संभवतः तांबे का विनिमय इसी से होता था। इसके अतिरिक्त ओमान से एक हड़प्पाई मर्तबान की प्राप्ति हुई है ओमान से, जिसके ऊपर काली मिट्टी की मोटी परत चढ़ाई गई थी। संभवतः तांबे का विनिमय इसी से होता था। निकल के अंश मिले हैं। इसके अतिरिक्त ओमान से एक हड़प्पाई मर्तबान की प्राप्ति हुई, जिसके ऊपर काली मिट्टी की मोटी परत चढ़ाई गई थी। संभवतः तांबे का विनिमय इसी से होता था। मेसोपोटामिया से प्राप्त लेखों के संदर्भ में मेसोपोटामिया के लेखों में दिलमुन, मगान तथा मेलुहा के आपसी संपर्कों की जानकारी मिलती है। यह मेलुहा से प्राप्त कार्निलियन, लाजवर्द मणि, तांबा, सोना तथा विविध प्रकार की लकड़ियों के विषय में जानकारी देता है। मोर को हाजा पक्षी के नाम से वर्णित किया गया है। मिस्र को नाविकों का देश कहा गया है। डी करते हैं, चल गलत है, 4 नहीं है यार। मेसोपोटामिया के लेखों से दिलमुन, मगान तथा मेलुहा के आपसी संपर्कों की जानकारी मिलती है। दिलमुन, मगान तथा मेलुहा के आपसी संपर्कों की जानकारी मिलती है। यह मेलुहा से प्राप्त कार्निलियन, लाजवर्द मणि है ना भाई, दोबारा देख लेते हैं, चल। मेसोपोटामिया के लेखों से दिलमुन, मगान यानी कि ओमान तथा मेलुहा के आपसी संपर्कों की जानकारी मिलती है। यह मेलुहा से प्राप्त कार्निलियन, लाजवर्द मणि दोबारा से हैं। मेसोपोटामिया से प्राप्त लेखों के संदर्भ। मेसोपोटामिया के लेखों से दिलमुन, मगान तथा मेलुहा के आपसी संपर्कों की जानकारी मिलती है। यह मेलुहा से प्राप्त कार्निलियन, लाजवर्द मणि, तांबा, सोना तथा विविध प्रकार की लकड़ियों के विषय में जानकारी देता है। मेलुहा से दिलमुन, मगान तथा मेलुहा के आपसी संपर्कों की जानकारी मिलती है। मोर को हाजा पक्षी नाम से वर्णित किया गया है। ये नहीं है भाई, नाविकों का देश। व्याख्या देखते हैं। मेसोपोटामिया के लेखों से दिलमुन संभवतः बहरीन द्वीप, दिलमुन बहरीन द्वीप, मगान तथा मेलुहा संभवतः हड़प्पाई क्षेत्र के आपसी संपर्कों की जानकारी मिलती है। अतः कथन एक सही है। इन लेखों से मेलुहा से प्राप्त कार्निलियन, लाजवर्द मणि, तांबा, सोना तथा विविध प्रकार की लकड़ियों का उल्लेख मिलता है। मेलुहा से कार्निलियन, लाजवर्द मणि, तांबा, सोना तथा विविध प्रकार की लकड़ियों का। अतः कथन दो सही है। मेलुहा के विषय में मेसोपोटामिया मिथक बताता है, तुम्हारा पक्षी हाजा हो, उसकी आवाज़ राजप्रसाद में सुनाई दे। कई पुरातत्वविदों का मानना कि हाजा पक्षी मोर था। अतः कथन सी सही है। मेसोपोटामिया लेख में मेलुहा को नाविकों का देश कहा गया है। अतः कथन 4 गलत है। नाविकों का
मेलुहाको कहा गया है। नाविकों का देश कहा गया है। कथन 4 गलत है। उल्लेखनीय है कि व्यापार में लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए मोहरों तथा मुद्रांकनों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है। हड़प्पाई लिपि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यह वर्णमाला पर आधारित थी, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है तथा एक सांकेतिक चित्र बना है। सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह मिलते हैं। यार, दाईं से बाईं नहीं, ये रिया ना, बाईं से दाईं, ये है, ये सही है। मोहरों पर पंक्ति में कुछ लिखा है तथा एक सांकेतिक चित्र बना है। सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह मिलते हैं। नहीं, पीछे ले तेरे की। तो चल बता कौन सा है इसमें आंसर। ये वर्णमाला पर आधारित थी, वो तेरे की, दाईं से बाईं। हाँ, ये सही है, कंफ्यूज कर दिया इसने। ये वर्णमाला पर आधारित नहीं थी, चित्रलिपि पर आधारित थी। ये मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है तथा एक सांकेतिक चित्र बना है। सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह मिलते हैं। व्याख्या देखते हैं। हड़प्पाई लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी, न कि वर्णमालीय, जहाँ प्रत्येक चिन्ह एक स्वर अथवा व्यंजन को दर्शाता है। इसमें चिन्हों की संख्या कहीं अधिक है, लगभग 375 से 400 के मध्य। अतः कथन 1 गलत है। इसमें चित्रों की संख्या कहीं अधिक है, लगभग 375 से 400 के मध्य। अतः कथन 1 गलत है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, क्योंकि मोहरों पर दाईं और चौड़ा अंतराल है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, क्योंकि मोहरों पर दाईं ओर चौड़ा अंतराल है और बाईं ओर यह संकुचित है, जिससे प्रतीत होता है कि लिखने वाले ने दाईं ओर से लिखना प्रारंभ किया और बाद में बाईं ओर स्थान कम पड़ गया। अतः कथन 2 सही है। मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा मिलता है, संभवतः यह मालिक के नाम व पदवी को दर्शाता है। इन पर बना चित्र आमतौर पर एक जानवर अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप से इसका अर्थ बताता था। इन पर बना चित्र आमतौर पर एक जानवर। अतः कथन 3 सही है। हड़प्पाई लेख अधिकांश सचिप्त है। सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह मिलते हैं। आगे चलते हैं। 17वां, हड़प्पाई बाँटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाँटों का निर्माण सामान्यतः चट नामक पत्थर से होता था। सही है ना। अधिकांशतः ये बाँट निशान रहित तथा घनाकार होते थे। सही है। इन बाँटों के निचले मानदंड द्विआधारी तथा ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। नहीं, ये 3 सही नहीं लग रहा, 1 2 करते हैं ना। गलत है यार। इन बाँटों के निचले मानदंड द्विआधारी तथा ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। इन बाँटों के निचले मानदंड द्विआधारी तथा ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या उपयुक्त तीनों कथन सही है। हड़प्पा काल में विनिमय बाँटों के एक सूक्ष्म तथा परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। ये बाँट सामान्यतः चट पत्थर के बने होते थे तथा आमतौर पर ये किसी भी तरह के निशान रहित घनाकार होते थे, है ना भाई। इन बाँटों के निचले मानदंड द्विआधारी यानी 1 2 4 6 1 2 4 6, जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। 1 2 4 6। उल्लेखनीय है कि धातु से बने तराजू के पलड़े भी प्राप्त हुए हैं। हड़प्पाई समाज के मृदभांडों, मोहरों, बाँटों तथा ईंटों में व्यापक एकरूपता देखने को मिलती है। पुरातत्वविदों के अनुसार इस एकरूपता का कारण रहा होगा हड़प्पाई समाज के मृदभांडों
मोहरों, बाटों तथा ईंटों में व्यापक एकरूपता देखने को मिलती है। पुरातत्वविदों के अनुसार इस एकरूपता का कारण रहा होगा हड़प्पाई समाज। सुनो मेरी बात, दोबारा देखते हैं। हड़प्पाई समाज के मृद भांडों, मोहरों, पाटों तथा ईंटों में व्यापक एकरूपता देखने को मिलती है। पुरातत्वविदों के अनुसार इस एकरूपता का कारण रहा होगा हड़प्पाई समाज का शिक्षित तथा सुसंस्कृत होना, हड़प्पाई लोगों का तकनीकी के प्रति लगाव, विभिन्न सभ्यताओं से सीखने की कला, एक संगठित संस्था का अस्तित्व। इसमें क्या किया जाए? शायद डी है। चल देखते हैं। सही है। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से प्राप्त वस्तुओं में मोहरों, बाटों, ईंटों तथा मृद भांडों में व्यापक एकरूपता परिलक्षित होती है। जम्मू कश्मीर से गुजरात तक प्राप्त ईंटें समान अनुपात में बनी हैं। पुरातत्वविदों के अनुसार संभवतः एक संगठित सत्ता थी जो जटिल फैसले लेती तथा उन्हें क्रियान्वित करती थी। हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में सर्वाधिक प्रचलित तथा मान्य मत है जब जलवायु परिवर्तन कर दें, व्यापार का पतन, सामूहिक जनसंहार, नहीं देखिए ये तो है नहीं है, महामारी का फैलाव, जलवायु तो लंबी देरी से फैलती बदलाव आता है, क्या तो महामारी हो सकती है, व्यापार, जलवायु परिवर्तन है भाई। हड़प्पा सभ्यता के पतन का सर्वाधिक प्रचलित तथा सर्वमान्य मत जलवायु परिवर्तन है, जिसका कारण वनों की कटाई रहा होगा, जिससे अधिक बाढ़ तथा अत्यधिक सूखे की स्थिति उत्पन्न हुई होगी तथा सभ्यता का सैन्य पतन हो गया। उल्लेखनीय कि इससे अतिरिक्त एक सुदृढ़ एकीकरण के तत्वों का अंत भी हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण माना जाता है। उल्लेखनीय कि इसके अतिरिक्त एक सुदृढ़ एकीकरण के तत्वों का अंत भी हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण माना जाता है। मोहरों, लिपियों, विशिष्ट मानकों तथा मृद भांडों का लोप, मानकीकृत बाँट प्रणाली के स्थान पर स्थानीय बाँटों का प्रयोग, ठीक है ना, शहरों के पतन तथा परित्याग जैसे परिवर्तनों से स्तर को बल मिलता है। शहरों के पतन तथा परित्याग जैसे परिवर्तनों से स्तर को बल मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में, धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकृति पूजा के संकेत मिलते हैं। इन्होंने विशाल पूजा स्थलों का निर्माण कराया, जादू टोनों पर भरोसा करते थे, प्रकृति पूजा के संकेत मिले हैं। जब 1 और 3 करते हैं ना, सही है। हड़प्पाई मोहरों तथा अन्य वस्तुओं पर पेड़ पौधे उत्कीर्णित है जो प्रकृति पूजा के संकेत माने जाते हैं, अतः कथन एक सही है। हड़प्पा सभ्यता में उसकी समकालीन सभ्यताओं की भांति किसी मंदिर या विशाल पूजा स्थलों के संकेत नहीं मिलते। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार तथा विशाल भवन को धार्मिक स्थान मानने में पुरातत्वविद अभी तक एक मत नहीं है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार तथा विशाल भवन को धार्मिक स्थान मानने में पुरातत्वविद अभी तक एक मत नहीं है, अतः कथन तो गलत है। हड़प्पा से प्राप्त तावीज़ों से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पावासी जादू टोने पर विश्वास करते थे, अतः कथन 3 सही है। फिर अगला है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जो वैदिक व्हीलर ने कहा है वाड़, है ना, जॉन मार्शल आर्यों का आक्रमण, जॉन डेल्स भूत तात्विक परिवर्तन, उपयुक्त में से कौन सा से सही सम्मिलित हैं, कौन सा सही है? बढ़िया क्वेश्चन है। जॉन डेल्स कर रहा हूँ मैं तो, है ना, नहीं तीनों ही सही है, गलत है, यही सही रहता अगर इसको कर देते तो। हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। जॉन डेल्स भूतापीय
परिवर्तन। जॉन डेल्स भूतात्विक परिवर्तन। हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। जॉन डेल्स भूतात्विक परिवर्तन। व्याख्या देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में इतिहासकारों के मत। जॉन मार्शल प्रशासनिक शिथिलता तथा बाढ़। जॉन मार्शल का कथन है प्रशासनिक शिथिलता तथा बाढ़। व्हीलर का है आर्यों का आक्रमण और जॉन डेल्स का है भूतात्विक परिवर्तन। अतः स्पष्ट है कि युग 1, 2 गलत है तथा युग 3 सही है। जॉन मार्शल का कथन मत था प्रशासनिक शिथिलता तथा बाढ़। जॉन मार्शल प्रशासनिक शिथिलता तथा बाढ़। व्हीलर आर्यों का आक्रमण। जॉन डेल्स भूतात्विक परिवर्तन। अतः स्पष्ट है कि युग 1 तथा 2 गलत तथा युग 3 सही है। जॉन मार्शल प्रशासनिक शिथिलता तथा बाढ़। बताइए प्रशासनिक शिथिलता तथा बाढ़ किसने मत दिया था? जॉन मार्शल। आर्यों का आक्रमण व्हीलर आर्यों का आक्रमण व्हीलर। भूतात्विक परिवर्तन जॉन डेल्स भूतात्विक जॉन डेल्स। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसकी पुस्तक है? एस.एन. राव कर दें क्या? किधर गया? गलत है। नहीं ये रिया ना, हाँ ये ऐसे है ये, हाँ है ना। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसकी पुस्तक है? एस.एन. राव। व्याख्या देखते हैं। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी एस.एन. राव ने लिखी है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन जॉन मार्शल ने लिखी है। द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदड़ो जॉन डेल्स ने लिखी है। देखिए एक तो ये होगी द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी एस.एन. राव ने लिखी है, ठीक। दूसरी ये है इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन जॉन मार्शल ने लिखी है। द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदड़ो जॉन डेल्स ने लिखी है। माई आर्कियोलॉजिशन मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान E.M. व्हीलर ने लिखी है। ये याद होनी चाहिए भाई, आ सकता है। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी एस.एन. राव ने, ठीक है ना। द स्टोरी ऑफ इंडिया आर्कियोलॉजी एस.एन. राव, ठीक। फिर मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन जॉन मार्शल। फिर द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदड़ो जॉन डेल्स जॉन डेल्स। और माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान, ये कर रहे हैं E.M. व्हीलर, पाकिस्तान की बात है ना। जब जॉन डेल्स, जॉन मार्शल और एस.एन. राव, ठीक। आगे चलते हैं। सही प्रश्न उत्तरों की संख्या 3, गलत उत्तरों की संख्या, ये सबमिट नहीं करे इस वजह से। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।